वेलकम टू द चैनल 127। गौतम अभी भी वैसे ही खड़ा था और उसने अपना हाथ स्ट्रेच कर रखा था, लेकिन आदित्य उससे हाथ मिलाने की कोई भी सोच नहीं रखता था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अंदर से आग बबूला हो रहा था। कहीं ना कहीं उसका मन कर रहा था कि वो एक जोर का पंच गौतम के मुंह पर मारे। जिस तरह से गौतम की हाइट छोटी थी, आदित्य को लगा कि एक पंच में ही उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। उसके दादाजी ने देखा कि आदित्य ने अपने हाथ की एक मुट्ठी बांध ली है और वो कुछ करने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे टोकते हुए बहुत ही भारी आवाज में कहा, आदित्य। उनकी बात का असर आदित्य पर एक सेकंड में ही हो गया और उसका ध्यान टूटा। वो अपने दादाजी की तरफ देखने लगा और तब उन्होंने कहा, गौतम से हाथ मिलाओ आदित्य। आदित्य ने 2 सेकंड के लिए अपने दादाजी की आंखों में देखा। उसे वहां दिख रहा था कि वो थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहे हैं। तब आदित्य गौतम की तरफ पलटा और फेक स्माइल करते हुए उसने उसका हाथ मिलाया। तब गौतम उसी तरह स्माइल कर रहा था और तब उसने कहा, आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है आदित्य। इतना कहकर गौतम ने आदित्य का हाथ छोड़ दिया। तब आदित्य ने सोचा कि वो ग्रिप इसलिए स्ट्रांग थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका हाथ तोड़ना चाहता था, पर उसे पता था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तब आदित्य के दादाजी ने गौतम से कहा, माफ करना गौतम, मेरा पोता इन चीजों को थोड़ा समझता नहीं है कि प्रोफेशनल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शंकर। मैं समझता हूँ, जैसा कि आप हर बार कहते हैं कि यंग जनरेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना? इतनी बात कहकर गौतम हंसने लगा और आदित्य के दादाजी भी हंस दिए, पर आदित्य वहीं पर चुपचाप खड़ा था। फिर गौतम घूमते हुए उस डेस्क के मेन हेड पर बैठ गया और आदित्य के दादाजी आकर आदित्य के पास वाली चेयर पर बैठे। उन्होंने आदित्य को बैठने का ऑर्डर दिया और वो भी बैठ गया। तब गौतम ने आदित्य की तरफ देखकर उससे पूछा, आप कुछ लेंगे आदित्य? आपके लिए चाय, कॉफी या कुछ मंगाऊं? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य कुछ कहता इसके पहले ही उसके दादाजी ने कहा। फिर तब गौतम ने वैसी ही स्माइल के साथ आगे कहा, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। मैं दरअसल एक मीटिंग में था और तब मुझे फोन आया कि आदित्य शंकर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वैसे तो तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपके दादाजी से बहुत कहानियां सुनी थी, इसलिए मैं जल्दी से मीटिंग फिनिश करके आ गया। हाँ, मैं भी बस शिफ्ट करने वालों का इंतजार कर रहा था। अगर वो मेरा सामान मेरे कैबिन में शिफ्ट कर देते तो मैं यहां से चला जाता, लेकिन तब आदित्य आ गया और मुझसे बात करने लग गया। ये तो बहुत अच्छी बात है आदित्य कि तुम वापस आ गए। तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, है ना मिस्टर शंकर? सही कह रहा हूं ना मैं? आदित्य के दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल करते हुए अपनी गर्दन हिला दी। आदित्य अपना गुस्सा बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल निकलेगा और उसका सिर फट जाएगा। उसके मन में आ रहा था कि वो अभी गौतम की कॉलर पकड़े और उसे सबक सिखा के उसका सच बाहर निकलवा दे, लेकिन उसे पता था कि अगर अभी वो कुछ भी हंगामा करेगा तो उसके दादाजी फिर उसे वैसा ही समझेंगे और शायद उसे वापस गुड़गांव भेज देंगे। तब आदित्य के दादाजी ने फिर आगे कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। आप आ गए हैं तो मैं शिफ्ट करने वालों से बात कर लूंगा, वो फिर यहां से सामान शिफ्ट कर देंगे। सॉरी अगर आपको कोई डिस्टरबेंस होगा तो। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शंकर, इन सारी बातों को तो मैं समझता ही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर रहूंगा और आपका सारा सामान आपके कैबिन में शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। चलो आदित्य, आदित्य के दादाजी ने कहा और फिर वो दोनों खड़े हुए। तब गौतम ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, आदित्य तुम चाहो तो थोड़ी देर रुक सकते हो। मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर लूंगा और तुम्हारे बारे में कुछ जान लूंगा। मैंने तुम्हारी माँ से भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। मिस्टर शंकर, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? कोई ऐतराज नहीं है। आदित्य तुम रुकोगे? आदित्य को लगा कि यह जैसे उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो गौतम से फेस टू फेस बात कर सकेगा, इसलिए उसने अपनी गर्दन हिला दी। फिर उसके दादाजी ने एक बार स्माइल करके गौतम की तरफ देखा और वो पलटकर वहां से बाहर निकल गए।
आदित्य फिर से नीचे बैठा और बस गौतम को ही अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरे जा रहा था। तब गौतम ने उससे पूछा, तो आदित्य कैसे आना हुआ तुम्हारा यहां पर? बस यूं ही मैंने सोचा कि अपने परिवार से मिल लूं और थोड़ा सा बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊं। आदित्य ने बहुत ही धीरे से कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे गौतम से सच बाहर निकलवाना है तो थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तब गौतम ने उससे पूछा, बहुत दूर से आए हो तो थक गए होंगे ना? मैंने सुना है कि गुड़गांव तक का सफर बहुत ज्यादा लंबा होता है। हाँ, होता तो है, लेकिन मैं ज्यादा थका नहीं, इसलिए थोड़ी देर आराम करके सीधे यहां पर आ गया। यह भी अच्छी बात है आदित्य। मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने का सोच रहा था, लेकिन कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था तो इसलिए तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाया। तुम्हारे दादाजी से भी पूछा तो उन्होंने बस ये बताया कि तुम लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के ओनर के दामाद लगते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा क्या हो गया आदित्य जो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या तुमने कुछ बहुत ज्यादा गलत किया है? गौतम ने पूछा। आदित्य को समझ आ गया कि वो बस उसे टोंट मारते हुए ये सारी बातें कह रहा है और उसका गुस्सा उबलकर बाहर आने लगा। उसने तेज आवाज में कहा, देखो तुम ज्यादा होशियार मत बनो। मुझे पता है कि तुम कौन हो और सुशील के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। मुझे सब पता है। मैं यहां पर आया हूं बस इस बात का पता करने के लिए कि तुम मेरे परिवार को कितना खोखला कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं यहां पर आ गया हूं तो तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा। तुम अपनी औकात में रहना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदित्य की इस बात को सुनकर गौतम ने 2 सेकंड उसे देखा और फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। आदित्य को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया और तब गौतम ने एकदम से नॉर्मल आवाज में कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब पता है। मैं तो इस आवाज की एक्टिंग करते करते थक गया था। पता नहीं तुम्हारे बुढ़े दादाजी को यह आवाज क्यों पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो आदित्य, तुम अपने परिवार को बचाने आए हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन्हें बचा लोगे? क्योंकि अगर तुम आसपास देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे परिवार को ऑलरेडी कितना खोखला कर दिया है। गौतम की इतनी बात सुनते ही आदित्य को बहुत गुस्सा आया। वो फुर्ती से खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथों को पंच बना लिया। तब गौतम ने कहा, ऐसी गलती करने का सोचना भी मत आदित्य। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और सिक्योरिटी वाले मेरे कैबिन के हर कैमरे पर नजर रख रहे हैं। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे दादाजी को पता चल जाएगा और फिर तुम तो सोच ही सकते हो कि क्या होगा। इसलिए चुपचाप बैठ जाओ और बात करो। गौतम की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से में उसके सिर के पीछे देखा, जहां पर एक कैमरा लगा हुआ था और एक कैमरा उसके खुद के पीछे लगा हुआ था, जिसमें दोनों तरफ आदित्य रिकॉर्ड हो रहा था। उसे पता था कि अगर वो कुछ भी करेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो बैठ गया। तब गौतम ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना आता है, लेकिन मैं तो कभी कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब तुम्हारे बुढ़े दादाजी ने मेरी बेइज्जती की थी और इसीलिए बदला लेने के लिए मैंने इनकी कंपनी में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया। वो तो सुशील बहुत अच्छा था, इसलिए उसने मुझे पैसे दे दिए, वरना मैं तो क्या पता कहां से ही इतने सारे पैसे लाता। और देखो, कहां मैं स्टार्टअप शुरू करने वाला आदमी था और कहां एक इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठा हूं। तुम्हें तो बहुत जलन हो रही होगी ना मुझसे? आदित्य ने कुछ कहना सही नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि गौतम बस उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है और जितना ज्यादा आदित्य वैसा रिएक्ट करेगा जैसा वो चाहता है, उतना ही उसका खुद का नुकसान होता जाएगा। तब गौतम ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो। हर किसी आदमी को ऐसा ही लगता है जब उसका परिवार प्रॉब्लम में होता है और वो बस एक निहत्थे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है आदित्य। शायद तुम इस बात को कभी समझोगे नहीं। जब तुम्हारे दादाजी ने मेरा आइडिया चुराया था, तब मेरी भी माँ थी जो बीमार थी। मेरे भी पापा थे जो इस बात से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनका बेटा एक दिन किसी आइडिया को सक्सेसफुल बनाएगा और कंपनी स्टार्ट करेगा। पर धीरे धीरे करके जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगे तो उन्होंने अपना सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिया और वो मर गए। मैं रोया नहीं,
क्योंकि तब मैंने फैसला ले लिया कि मैं अपने परिवार की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। आज तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा, पर तुम इस बात को जान लो कि जो हमने सोचा है वो तो होकर ही रहेगा। क्या सोचा है तुमने? आदित्य ने बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए पूछा। गौतम को दिख रहा था कि उसका पारा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और तब उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगा कि हम क्या प्लान कर रहे हैं? बस तुम इस बात को ध्यान रखो कि अगर तुम अपने परिवार के साथ थोड़े दिन भी रुकना चाहते हो तो अच्छे से रह लो। किसी से कोई लड़ाई मत करना, वरना आगे जाकर तुम्हें बस पछतावे के अलावा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अब यहां से निकलो, हो गई जितनी बात तुमसे करनी थी। गौतम ने आदित्य को उस टोन में कहा जैसे कि वो किसी जानवर को भगा रहा हो। आदित्य अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वहां से उठा और धीरे धीरे करके गेट की तरफ बढ़ा। अभी भी उसके मन में चल रहा था कि वो पलट जाए और गौतम को मार डाले, पर शायद वो इतना आसान नहीं था। तब गौतम ने एक बार पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अपनी पत्नी के साथ आए हो तो थोड़ा उसके साथ भी मजे ले लेना, वरना शायद मौका नहीं मिल पाएगा तुम्हें। आदित्य ने एक बार पीछे पलटकर देखा कि गौतम हंस रहा था। तब उसने कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। Thanks for your next episode will come when particularly upload. Thank you.